केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए तैयार है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र के इस रुख के बाद कहा कि जब तक सरकार राजद्रोह कानून के भविष्य पर फैसला नहीं करती तब तक उसे रद्द किया जाएगा और इसके आरोपी भी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट और केंद्र की तरफ से राजद्रोह कानून पर इस तेज तर्रार रवैये को लेकर अब इसके औचित्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल कोर्ट कई मौके पर इस कानून की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठा चुका है, साथ ही इसके गलत इस्तेमाल की बात कह चुका है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आखिर राजद्रोह कानून के औचित्य पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और आखिर कैसे पिछले 12 साल में राजद्रोह के मुद्दे में जबरदस्त उछाल आया है। खासकर 2014 के बाद से ये मामले तेजी से बढ़े। इसके अलावा एनसीआरबी ने इससे जुड़ा डाटा प्रकाशित करना शुरू किया, तब से इन आंकड़ों के बीच कितना फर्क देखने को मिला है। राजद्रोह कानून पर 2010 से 2021 तक का डाटा प्रकाशित करने वाली वेबसाइट आर्टिकल 14 के मुताबिक इस पूरे मामले में देश में राजद्रोह के 1867 केस दर्ज हुए। वेबसाइट ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, एनसीआरबी रिपोर्ट और अन्य माध्यमों के जरिए बताया कि इन केसों में 13,306 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी भी लोगों पर केस दर्ज हुआ था। डाटाबेस में उनमें से सिर्फ 3,000 लोगों की ही पहचान हो पाई। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 2021 तक 595 राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, यानी 2010 से दर्ज हुए कुल मामलों में से 69% एनडीए सरकार में ही दर्ज हुए। अगर इन मामलों का कुल औसत निकाला जाए तो जहां 2010 के बाद से यूपीए सरकार में हर साल औसतन 78 केस दर्ज हुए, तो वहीं एनडीए सरकार में हर साल औसतन 74.4 मामले दर्ज हुए। पहली बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने राजद्रोह से जुड़े केसों का डाटाबेस 2014 से ही जुटाना शुरू किया था। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 2014 से 2020 के बीच राजद्रोह के 399 मामले दर्ज हुए हैं। आर्टिकल 14 ने इस दौरान ही राजद्रोह के 557 मामले देखे हैं। आर्टिकल 14 ने अपने रिकॉर्ड में ये साफ किया है कि एनसीआरबी का डाटा राजद्रोह के सभी मामलों को पूरी तरह कवर नहीं करता। इसकी वजह ये है कि ऐसे मामले जिनमें कई और धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। एनसीआरबी ऐसे मामलों में सिर्फ उन धाराओं को गिनता है जिनका परिणाम ज्यादा होता है। राजद्रोह के इन 877 केसों में से महज 13 लोगों को ही दोषी पाया गया, यानी इनमें से जो 13,000 आरोपी बनाए गए उनमें से सिर्फ 0.1% ही राजद्रोह का दोषी पाया गया। हालांकि इन मामलों में फंसे लोगों को किसी तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक आरोपी को जमानत मिलने तक औसतन 50 दिन जेल में बिताने पड़े। वहीं अगर जमानत के लिए किसी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो उसे राहत मिलने में औसतन 200 दिन लगे। 2010 से 2021 तक के डाटाबेस को देखा जाए तो सामने आता है कि राजद्रोह का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिन 5 राज्यों में किया गया उनमें से 2 में बीजेपी के मुख्यमंत्री तो 2 में एनडीए की सहयोगी पार्टियों के सीएम रहे, वहीं 1 में विपक्षी पार्टी के सीएम थे। जहां बिहार में 2010 के बाद कुल 171 ऐसे केस दर्ज हुए तो वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक रहे। आरोपियों की लिहाज से बात करें तो राजद्रोह के मामलों में सबसे ज्यादा 4,641 आरोपी झारखंड में बनाए गए, वहीं तमिलनाडु में 3,601, बिहार में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,383 और हरियाणा में 509 राजद्रोह के आरोपी बनाए गए। जिन लोगों पर राजद्रोह के सबसे ज्यादा केस लगे गए हैं उसमें सामाजिक कार्यकर्ता और सामूहिक सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हैं। इन पर 99 केस दर्ज हुए और कुल मिलाकर 400 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। वहीं एकेडमिक और छात्र वर्ग के खिलाफ राजद्रोह की धारा में 69 केस दर्ज हुए और 144 आरोपी बनाए गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर 66 केस दर्ज हुए और 117 आरोपी बनाए गए। दूसरी तरफ आम कर्मचारियों और व्यापारियों के खिलाफ
30 मामले दर्ज हुए, जबकि 55 आरोपी बनाए गए। पत्रकारों के खिलाफ भी 21 केस बनाए गए और 40 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।